दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी जिससे आज तक कोई भी बच नहीं पाया। और अब तो ये जानलेवा लहर जाकर बहुत ही बड़ी क्रूज शिप से टकरा जाती है। चारों तरफ तबाही होने लगी थी, लेकिन एक्चुअल सच्चाई तो उन्हें कुछ देर बाद पता चली। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी क्रूज शिप को दिखाते हुए, जिसका नाम पोसाइडन था। इस लग्जरियस क्रूज शिप के अंदर कई सारे फ्लोर्स थे जो इतने लोगों को कैरी कर सकता था कि सोच भी नहीं सकते। इसे अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इसके टिकट्स भी कई लाखों पाउंड्स में होते हैं। यानी क्रूज शिप के अंदर जितने भी लोग अभी मौजूद हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। हर एक पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और आम लोग भी वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। ये इसलिए क्योंकि कुछ ही देर के अंदर न्यू ईयर होने वाला है और इसी ओकेजन पर क्रूज शिप में काफी बड़ी पार्टी भी रखी गई थी। सभी उस मोमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब न्यू ईयर आएगा और वो बहुत अच्छी तरीके से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ किसी को क्या अंदाजा था कि कुछ समय के अंदर ही उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। बाकी सारी जगहों को दिखाने के साथ साथ हमें कंट्रोल रूम में भी दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे कैप्टन और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। वो लगातार शिप के सिस्टम्स और कई सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि शिप की जिम्मेदारी और हर एक चीजों का कंट्रोल उन्हें ही करना है। अब थोड़ी ही देर के अंदर अचानक एक कैप्टन को कुछ अजीब लगने लगा। उसे अपने शिप के मूवमेंट में कुछ तो बदलाव दिखाई देते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द अपने क्रू मेंबर्स को चारों तरफ चेक करने के लिए कहा। अब यहाँ क्रू मेंबर्स को फिलहाल के लिए तो कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन सामने की तरफ से कुछ तो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पहले तो जब वो डिस्टेंस पर होती है तो उन्हें लगा कि ये कोई छोटी लहर होगी समुद्र में, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते जा रही थी तो उसका भयंकर रूप उन्हें दिखाई देने लगा। यानी उस लहर की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी बिल्डिंग को अपने अंदर डुबा ले। कैप्टन और बाकी मेंबर्स को जब ये पता चला तो वो तुरंत ही शिप को दूसरी तरफ मोड़ने लग गए, क्योंकि अब जाकर उन्हें कंफर्मेशन मिल गई है कि ये लहर कोई आम लहर नहीं है, ये सुनामी है जो उनकी तरफ बढ़ रही है। इतने भयंकर दृश्य को अपनी आंखों से देखने के बाद वो काफी दंग रह गए। उनके पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम समय बचा हुआ है। उन्होंने अपने शिप को तुरंत ही टर्न करके दूर लेके जाने का ट्राई किया, लेकिन देखकर ऑब्वियसली लग रहा था कि लहर के सामने वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ काफी कोशिश करने के बाद उन्होंने अपनी बड़ी सी क्रूज शिप मोड़ ली और ट्राई कर रहे थे कि वो उस बड़ी सी लहर के झटके को एब्जॉर्ब कर ले, पर लहर हद से ज्यादा बड़ी थी। इनफैक्ट वो इतना बड़ी होती है कि एक समय पर चांद दिखाई दे रहा था, लेकिन जब लहर पास आई तो वो एकदम से ढक जाता है। देखते ही देखते वो बड़ी सी लहर काफी तेजी से क्रूज शिप से टकरा गई। चारों तरफ क्रूज शिप को झटका लगता है और वो इतना तेज लगा कि वो उल्टी होने लगी। क्रूज शिप तो अपने एक्सिस पर एकदम घूम जाती है और उसका ऊपर वाला सिरा तो पानी में ही चला जाता है। क्रूज शिप के जितने भी लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर थे सब के सब टूटने लगे। सारे पैसेंजर्स काफी घायल होने लगे और कई तो पैनिकिंग के कारण कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। ये मोमेंट इतना ज्यादा डरावना था कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। कितने सारे करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ है ये इन्वेस्टर्स ही समझ सकते हैं। पानी की लहरें इतनी ज्यादा फोर्स लगा रही थी कि एक समय पर अगर उससे छोटी शिप रहती तो वो पूरी पानी में डूब गई होती। इस क्रूज शिप का साइज काफी बड़ा है तो यही एडवांटेज उन्हें मिल रहा था। यानी कुछ समय तक तो वो शिप पानी के ऊपर बनी रहेगी, लेकिन ये ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अंदर जितने भी लोग थे कई देर तक उन्हें झटके लगते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शिप उल्टी होकर एकदम स्टेबल हो जाती है। अंदर की तरफ सब कुछ तबाह हो चुका था और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हें एक ऑफिसर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। उस ऑफिसर ने किसी को भी पैनिक ना होने के लिए कहा। ऑफिसर ने उस मोमेंट पर सभी का दिल रखने के लिए ये कह दिया कि कुछ समय तक हम ऐसे ही रहेंगे, यानी कि हम जल्दी डूबने नहीं वाले। और दूसरी बात तो कैप्टन और उसकी टीम मेंबर्स ने रेस्क्यू टीम को इस बारे में पहले इन्फॉर्म कर दिया था, यानी वो कभी भी पहुंचते होंगे यहाँ हमें रेस्क्यू करने के लिए। तो हमें सिर्फ अपनी हिम्मत बनाए रखनी है और वेट करना है उनके आने का। तब तक के लिए हर एक कोई एक दूसरे की मदद करे, ये वो ऑफिसर समझा देता है। लेकिन अब जो डर उन पैसेंजर्स के मन में बैठा हुआ है वो कभी भी नहीं निकलने वाला। हो सकता है कि ऑफिसर ने सिर्फ ये सारी चीजें पैसेंजर्स का दिल रखने के लिए कही गई हो, क्योंकि जो क्रूज शिप पानी में उल्टी हो गई थी उसका स्तर अब नीचे जा रहा होता है। यानी उनके पास सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और ये भी कंफर्म नहीं कि रेस्क्यू टीम भी सही समय पर यहाँ आ जाएगी। ऑलमोस्ट वो सब हर तरीके से फंस ही गए थे। अब इस क्रूज शिप के अंदर मची हुई इतनी सारी अफरा तफरी के बीच में हमें डेल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। डेल उतना ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार अपनी सेविंग्स जमा करके इस शिप पर आया होता है। पर अब ऐसी खतरनाक कंडीशन देखकर वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। उसे अपनी जान गंवाने का कोई भी शौक नहीं। डेल तो जल्द से जल्द मरे हुए ऑफिसर्स की जेब में से कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकालने लगा। उसमें चाकू के साथ साथ और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आगे चलकर काम में आएंगी।
लेकिन डेल को ये सारी चीजें करते हुए एक छोटे लड़के ने देख लिया। वो डेल से पूछने लगा कि ऐसी खतरनाक कंडीशन में आप ये क्या कर रहे हो। डेल उस बच्चे को साफ कह देता है कि यहाँ पर रुक कर कुछ नहीं होने वाला, मैं एक रास्ता जानता हूँ जिससे कि हम बाहर निकल सकते हैं। ये कहने पर वो बच्चा एकदम शॉक हो गया और तुरंत ही जाकर अपनी माँ को बुला लाया। डेल भी जैसे ही निकलने वाला था तभी उसकी मदर वहाँ आकर डेल से पूछने लगी कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें अगर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है तो हमें भी बताओ। पर उस लड़के की मदर ये भी कह रही थी कि ऑफिसर ने साफ कहा है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन डेल कह रहा था कि यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकता है। सभी को पता है कि शिप पूरी तरीके से उल्टी हो गई है, यानी उसका निचला हिस्सा एकदम पानी के ऊपर मौजूद है। तो एक्चुअल में हमें कैसे भी करके शिप के सबसे निचले वाले हिस्से पर जाना है, जो एक्चुअल में उल्टा होने के बाद ऊपर आ चुका है। डेल की सारी बातें सुनकर तो रॉबर्ट नाम का एक बिजनेसमैन भी वहाँ पर आ गया। रॉबर्ट को भी यहाँ से निकलना था, इसीलिए वो डेल से पूछने लगा कि तुम्हें रास्ता पता है कि नहीं। इनफैक्ट अब तो माइक नाम का एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और वो उनके बीच शामिल होकर ये कहने लगा कि ये शिप ज्यादा टाइम तक तैरने नहीं वाली। वो एक आर्किटेक्ट था और उसे इन सारी चीजों के स्ट्रक्चर के बारे में पता है। क्रूज शिप जिस तरीके से पानी में उल्टी हुई है तो उस बूढ़े आदमी माइक के अकॉर्डिंग कुछ ही घंटों के अंदर ये डूब जाएगी, यानी उनके पास सच में बहुत ज्यादा कम समय बचा हुआ है। रॉबर्ट और माइक तो डेल से लगातार पूछ रहे थे कि तुम कैसे बाहर निकलोगे यहाँ से। डेल डायरेक्टली कह देता है कि शिप जो उल्टी हो गई है उसकी जो प्रोपेलर्स वाली जगह है वहाँ पर एक ओपनिंग होती थी जिससे कि हम निकल सकते हैं यहाँ से, पर उस जगह पर पहुंचने का रास्ता कौन सा था ये तो डेल को नहीं समझता। रॉबर्ट तो डेल से अब कहने लगा कि मुझे डिस्को वाले एरिया में लेकर चलो, क्योंकि उस जगह पर उसकी बेटी फंसी हुई है, वो सबसे पहले उससे बचाएगा और फिर हम साथ में आगे निकल जाएंगे। बट डेल यहाँ पर इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे पता है कि बीतता हुआ हर एक मिनट उनकी जान लेने के बहुत ज्यादा करीब ला रहा है। डेल ने तो इसके लिए मना कर दिया, लेकिन रॉबर्ट उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस मोमेंट पर उन्हें साथ रहना चाहिए, न कि अलग अलग होकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। डेल के बार बार मना करने पर रॉबर्ट तुरंत ही वहाँ के एक गार्ड के पास चला आता है और उससे डांस बार में जाने का रास्ता पूछता है। उस गार्ड ने तो सब कुछ उसे बता दिया था, क्योंकि उसे इस पूरे शिप के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। रॉबर्ट ने तो उसे कई सारे डॉलर्स देने का वादा भी किया था। अब उन्हें रास्ता तो पता है, लेकिन डेल जैसे ही वहाँ से निकलने जाता तभी रॉबर्ट उसे फिर समझाता है कि मेरे पास डायरेक्शन है और डेल के पास एक्सपीरियंस है जिससे कि वो सही सलामत हमें ऊपर लेकर जाएगा। तो अगर वो एक साथ कोऑर्डिनेट करे तो यहाँ से आराम से बाहर निकल सकते हैं। अलग अलग हुए तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो मारा जाएगा ही। अब डेल के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आने लगा कि वो सभी को अब साथ चलने के लिए कहता है। हर एक कोई टूटी हुई स्टेज से ऊपर की तरफ चढ़ने लगे थे। बाकियों को तो जरा से भी भनक नहीं थी कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। वो अपने डर के अंदर ही बिजी थे कि यहाँ से निकल पाएंगे भी कि नहीं। हमें तो उस बड़ी सी क्रूज शिप को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से पलटी हुई है। ये बात अच्छी है कि वहाँ के ग्लासेस और डोर्स काफी मजबूत हैं, इसी वजह से पानी अंदर नहीं आ पा रहा। हो सकता है कि क्रूज शिप के डिजाइनर्स ने ये सिचुएशन देख के उसे बनाया गया हो। खैर अब इन सारी चीजों को ध्यान ना देते हुए डेल और उसकी पूरी टीम आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पर काम करने वाला गार्ड जैसा जैसा बोल रहा था वो उसी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पता चला कि कुछ डोर्स अपने आप ही बंद हो गए थे मलफंक्शनिंग के कारण। डेल और उसके सभी साथी जब आगे बढ़ते रहते हैं तो अचानक रास्ता ही बंद हो गया था, क्योंकि उस जगह पर जिस तरीके से बड़ी तबाही हुई थी सारे सामान यहाँ से वहाँ उथल पुथल हो गए थे। कई सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई होती है, इसीलिए उनसे जितनी कोशिश हो रही थी वो उन्हें साइड करके आगे बढ़ते रहते। लकीली डेल और रॉबर्ट को एक लिफ्ट मिल जाती है जिसका दरवाजा वो ओपन करने लगे। लिफ्ट तो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर वो उसकी दूसरी तरफ का रास्ता ओपन कर ले तो वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए डेल ने सबसे पहले एक छोटा सा टेबल लिया और उसे लिफ्ट के गैप में एकदम बीच में रख दिया। लोहे की आयरन रॉड से वो दूसरी तरफ जाकर वहाँ का दरवाजा ओपन करने लगा। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब कुछ रिजल्ट नहीं निकलता तो वो रॉबर्ट की तरफ देखने लगा कि अब क्या करे। पर तभी रॉबर्ट और माइक की नजर जाती है ऊपर वाले फ्लोर पर, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर का लिफ्ट थोड़ा सा खुला हुआ था, यानी अगर वो वहां पहुंच जाए तो उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसीलिए अब उनका पूरा टीम एफर्ट जारी हो गया, जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे ऊपर पहुंचने के लिए। डेल, रॉबर्ट और उस बच्चे की लड़की जिसका नाम लुइस था, वो सब भी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। लग रहा था कि वो सब अब आसानी से बच जाएंगे, पर अभी भी नीचे की तरफ माइक और वो गार्ड मौजूद थे। माइक और रॉबर्ट उन्हें ऊपर से खींचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तभी वो नीचे का टेबल एकदम से गिर गया था। वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम माइक था और गार्ड एकदम से लटक गए थे। डेल ने तो उस बूढ़े आदमी माइक को पकड़ा था और वो गार्ड ने माइक के पैर को। उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ना तो वो उसे ऊपर खींच पा रहे होते हैं और ना ही वापस नीचे वाले फ्लोर पर भेज सकते हैं। डेल और रॉबर्ट ने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया, पर यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब ऊपर जो लिफ्ट मौजूद थी वो अपने आप खराबी के कारण नीचे आने लगी।
अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों ही मारे जाएंगे। लिफ्ट से नीचे दबने के बाद तो उनकी मृत्यु तय है। इसीलिए अब दोनों ही काफी पैनिक होने लगे और डेल और रॉबर्ट तो उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जल्दी ऊपर आओ। उनका भारी इतना ज्यादा था कि वो उठा ही नहीं पा रहे थे। वो खराब पड़ी हुई लिफ्ट अब उनके काफी क्लोज पहुंच चुकी थी। तब जाकर डेल ने एक डिसीजन लिया। वो बूढ़े आदमी माइक को साफ कह देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो उस गार्ड को नीचे फेंक दो। ऐसा अगर नहीं करोगे तो तुम दोनों ही मारे जा सकते हो। माइक नाम के उस बूढ़े आदमी को अपनी जान की परवाह थी, इसीलिए उसने लात मारकर उस गार्ड को नीचे गिरा दिया। गार्ड इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तुरंत ही मर जाता है और तभी डेल और रॉबर्ट ने उस माइक को ऊपर खींच लिया था। लिफ्ट भी अब लगातार काफी तेजी से नीचे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां से इतनी ज्यादा अग्नि निकल रही थी कि वो ऊपर तक जाती है। अच्छी बात हुई कि डेल और रॉबर्ट ने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। इससे धमाके की इंटेंसिटी उस फ्लोर पर बिल्कुल भी नहीं आई। हालांकि इस समय पर रॉबर्ट और डेल को काफी टफ डिसीजन लेने पड़े, लेकिन ये माइक की जिंदगी बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ उन लोगों को याद था कि गार्ड ने किस तरीके से रास्ते बताए थे। वो सीधा चल पड़ते हैं उस पार्टी हॉल की तरफ और लकीली थोड़ी देर के अंदर ही रॉबर्ट अपनी बेटी के पास पहुंच गया था। वो उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। बाद में पता चला कि उस जगह पर रॉबर्ट की बेटी के कई सारे दोस्त भी मौजूद हैं। उसमें से तो 2 लड़कियां और 2 लड़के भी थे। यानी अब डेल की टीम मेंबर्स काफी बड़े हो गए हैं और उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को निभानी होगी। उसमें से कुछ लोग तो बहुत ज्यादा घायल थे इस दुर्घटना के कारण और कुछ लड़कियां तो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही होती। फिर भी अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है डेल की बात मानकर ऊपर बढ़ने के सिवाय। रॉबर्ट की तो अब बेटी भी मिल गई है, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही विजन होना चाहिए कि ऊपर जाकर यहाँ से निकल जाना। रेस्क्यू टीम पता नहीं कब तक आएगी। धीरे धीरे फ्लोर्स के ऊपर जाते हुए अचानक उन्हें कुछ दिखाई दिया। ये वो बालकनी थी जिसके नीचे पर काफी गहराई होती है और वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ था। अगर उन्हें जाना है तो यहाँ से दूसरी तरफ निकलना होगा। अब देखने पर यह पता चल रहा था कि उस दोनों रास्तों के बीचों बीच एक रेलिंग बिछी हुई है। अगर वो सब ध्यान से उसके ऊपर कदम रख के चले जाए तो वो दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। इसीलिए डेल और रॉबर्ट अब सभी को गाइड करने लगे कि एक एक करके सभी वहां पर चले जाओ। लुइस, माइक और कई सारे लोग वहां से जाने लगते हैं। रॉबर्ट की बेटी जिसका नाम लूना था वो बहुत डरी हुई थी, पर हमें बाद में पता चला कि लूना की एक फ्रेंड है जिसका नाम स्टेला था। स्टेला बहुत इंटेलिजेंट थी और वो कई दिनों से इस पूरी जगह को नोटिस कर रही होती है। वो जानती थी कि अगर वो यहाँ से दूसरी तरफ चले गए तो उस जगह से ऊपर जाने का रास्ता बहुत शॉर्ट है, यानी वो एकदम करेक्ट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो अब बिना देरी किए स्टेला भी वहां से निकलते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है। सिर्फ अब यहाँ पर डेल, रॉबर्ट और लूना ही बचे हुए थे। रॉबर्ट तो अपनी डरी हुई बेटी लूना को आगे बुलाता है ताकि वो दूसरी तरफ जाए, लेकिन तभी उस जगह पर एक आदमी आ गया जिसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। उस आदमी ने जोर जबरदस्ती की कि सबसे पहले वो जाएगा। वो तो बिना पूछे बनाए गए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है और एकदम नशे में धुत आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से एक बहुत ही बड़ा इंजन नीचे गिरता है जो सीधा उस ब्रिज पर गिरते हुए अल्कोहलिक आदमी को मार डालता है। ब्रिज भी पूरी तरीके से टूट गई थी और वो आदमी भी मर गया। इंजन के अंदर कई सारे ऑयल भी अब पानी में मिलने लगे थे और चिंगारियों की वजह से पानी के अंदर पूरी तरीके से आग लग जाती है। ये मोमेंट इतना खतरनाक था कि अब वो दूसरी तरफ भी नहीं जा सकते और पानी में तो आग लगी है, यानी नीचे का भी रास्ता खतरनाक था। रॉबर्ट और उसकी बेटी लूना को कुछ समझ नहीं रहा होता। उस मोमेंट पर डेल एकदम बहादुरी दिखाता है। उसने सबसे पहले फायर फाइटिंग पाइप्स को एक जगह पर बांध दिया और दूसरा सिरा लेकर डायरेक्टली पानी में कूद गया। डेल को ये पता था कि पानी के ऊपरी सिरे पर भले ही आग लगी है, लेकिन नीचे वाले रास्ते पर उससे कुछ नहीं होगा। वो इतनी सटीक तरीके से जंप लगाता है पानी में और तैरते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। जल्द से जल्द उसने फायर फाइटिंग पाइप्स को दूसरी तरफ बांध दिया ताकि रॉबर्ट और उसकी बेटी यहाँ पर आ सके। वो उन्हें गाइड भी कर रहा था जिससे कि रॉबर्ट और लूना सही सलामत वहाँ पहुँच गए। अब डेल ये सारी चीजें इसलिए कर पाया क्योंकि हमें पता चलता है कि डेल एक नेवी ऑफिसर था। उसने इतने साल नेवी में काम की होती है तब जाकर उसे ये नॉलेज है, पर अब वो किसी रीजन की वजह से नेवी सेना का हिस्सा नहीं है। फिलहाल तो अब वो सही सलामत दूसरी तरफ पहुंच गए तो वो और ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं। लग रहा था कि जिस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ वो पहुंच जाएंगे और निकल भी जाएंगे, पर कहते हैं ना कि मुसीबत बता कर नहीं आती। शिप के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। देखते ही देखते उस बड़ी सी क्रूज शिप की दीवारें और मिरर्स एकदम से टूटने लग जाते हैं। सारा पानी उसके अंदर घुसने लगा था और कई पैसेंजर्स तो मारे भी जा रहे थे। सभी की शिप चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन बचाने वाला कोई भी नहीं था।
ये सारी चीजें डेल और उसकी पूरी टीम ऊंचाई से देख रही होती है और फिलहाल के लिए तो वो यही कामना कर रहे थे कि कैसे वो टॉप फ्लोर पर पहुंच जाए और सबसे पहले इस बड़ी सी क्रूज शिप से निकल जाए। वो पानी लगातार अब ऊपर की तरफ आता जा रहा था जिससे उनका डर और बढ़ जाता है, इसीलिए बेचारे डेल की पूरी टीम वहां से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। कई सारे रास्ते पानी की वजह से ब्लॉक हो चुके थे तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे होते। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद रॉबर्ट को एक वेंटिलेशन एरिया मिलता है। वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं था तो उन्होंने सोचा कि वो इसी की मदद से ऊपर वाले फ्लोर पर जा सकते हैं, पर चैलेंज ये था कि वो इतना छोटा होता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। इसीलिए अब कोई और रास्ता ना होने के कारण रॉबर्ट ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और अंदर की तरफ जाने लगा और पीछे से बाकियों को बुलाता है। एक एक करके सभी वेंटिलेशन एरिया में घुसने लगे और सबसे पीछे डेल होता है। डेल को तो बिल्कुल नहीं अंदाजा कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। अब जैसे तैसे वो आगे तो बढ़ रहे थे लेकिन पीछे से फिर पानी आना स्टार्ट हो गया। वेंटिलेशन एरिया वो पूरा पानी से भरने लगता है। अगर जल्दी बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकाला गया तो हो सकता है कि सभी लोग वेंटिलेशन एरिया में मौजूद हैं वो पानी से डूबकर मर जाएं। अचानक रॉबर्ट जब ऊपर की तरफ बढ़ा तो उसे एक ओपनिंग दिखाई दी। वो उस ओपनिंग को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहां पर बहुत ही टाइट स्क्रू लगे हुए थे। उसे खोलना जरूरी था तब जाकर ही ये फेंसिंग ओपन होगी। रॉबर्ट ने कई बार उसके ऊपर हमला किया लेकिन ये नाकामयाब हो जाता। उसके हाथ उस स्क्रू तक नहीं पहुंच रहे थे क्योंकि वो बड़े होते हैं। सबसे नीचे की तरफ डेल तो पानी में डूबता ही जा रहा था और वो चिल्लाता है मदद के लिए। इसीलिए अब रॉबर्ट की नजर उस लड़की के बेटे पर गई जो कि छोटा था। अगर वो इसमें से हाथ डालकर उन स्क्रूज को ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो कर सकता है। इसलिए जल्द से जल्द उस लड़के को ऊपर बुलाया गया और वो हाथ डालकर ओपन करने लगा। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। उसे घुमाने के लिए काफी फोर्स की जरूरत होती है। समय बीतता जा रहा था और पानी का लेवल ऊपर बढ़ता ही रहता है। लेकिन तभी अचानक लूना की फ्रेंड स्टेला अपना एक लॉकेट दे देती है। वो क्रॉस का निशान था जिसे रॉजर उस लड़के को देता है और वो धीरे धीरे उन स्क्रूज को ओपन करने लगा। नीचे डेल पानी में डूबकर मरने ही वाला था तभी वो फेंसिंग ओपन हो जाती है। जल्द से जल्द अब सभी लोग उस चैम्बर में उतरने लगे ताकि वो ऊपर की तरफ जाएं। वो फेंसिंग को बंद कर दी जाती है लेकिन पानी भरना रुकता नहीं। यानी ये बात क्लियर है कि वो सब जिस वेंटिलेशन एरिया से आए हैं वापस वहीं से नहीं जा सकते। अब उन सभी को लगा था कि ये ऊपर वाले फ्लोर का रास्ता है, पर एक्चुअल में वो एक बड़े से टैंक में पहुंच चुके थे जो कि उस क्रूज शिप का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। अब उस जगह से कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता तो सभी लोग काफी पैनिक हो रहे होते हैं क्योंकि नीचे से तो पानी ऊपर आ ही रहा है। उन्हें अगर फ्लोर के ऊपर जाना है तो कैसे भी इस टैंक से निकलना होगा। पर यहाँ डेल, जिसे नेवी की काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज थी, वो ध्यान लगाता है इस चैम्बर को समझने के लिए। वो थोड़ी देर बाद ही अपने सारे मेंबर्स को बताने लगा कि ये एक ऐसा चैम्बर है जिससे कि क्रूज शिप के बैलेंस को कंट्रोल किया जाता था। यानी अगर कंट्रोल दूसरी तरफ जाए तो वो इस चैम्बर में पानी भर देते जिससे कि ये बैलेंस आउट हो जाए, और अगर पूरा पानी भर जाएगा तो इसका मैकेनिज्म ये कहता है कि बीच में जो सर्कल बना हुआ है वो ओपन हो जाएगा जिससे कि वो आसानी से दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो यानी बात सिंपल है कि उन्हें टैंक को सबसे पहले पानी से भरना होगा। अब ये चीजें दूसरों को काफी डरावनी लगती हैं क्योंकि अगर वो होल ओपन नहीं हुआ तो वो सब पानी में डूबकर मर जाएंगे। खास करके रॉबर्ट की बेटी लूना डर रही होती है, लेकिन डेल ने बताया कि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें ये रिस्क लेना होगा यहाँ से निकलने के लिए। तो अब बाकियों ने भी उसे सहमति दिखाई और जल्द से जल्द उन्होंने उस पूरे टैंक को पानी से भरना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे पूरा टैंक भर जाता है और सब के सब पानी में डूबने लगे, बट अभी तक वो होल ओपन नहीं हुआ होता। जितने लोगों की सांसें भी एकदम फूलने लगती हैं। पर थोड़ी देर बाद चमत्कार हुआ, यानी कि वो होल ओपन हो गया था। तुरंत ही वो सब टैंक से बाहर निकलते हुए दूसरे फ्लोर पर पहुंच गए। हर कोई जब उस जगह पर आ गया तो उन्होंने होल भी बंद कर दिया था। लेकिन यही बात है कि उन्हें पानी की कमी कहीं नहीं होने वाली। वो जिस फ्लोर पर भी थे वहां पर भी पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो पानी में डुबकी लगाए और स्टेयर्स के रास्ते से आगे बढ़े। एलिवेटर वाला भी एरिया पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो अब वो सब अपनी गहरी सांस लेकर पानी के अंदर चले जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे आगे डेल और रॉबर्ट थे जो उन्हें डायरेक्शन बताते और बाकी सबका काम था उन्हें फॉलो करना। पता नहीं उन सभी की हालत एंड में जाकर क्या होने वाली है। अब यहाँ पानी के अंदर जब सभी लोग तैरते जा रहे थे तब स्टेला बहुत सारे वायर्स के बीच में फंस जाती है। बेचारी पहले ही इतनी ज्यादा कमजोर थी और अब वो फंसने के कारण उसे सांस भी नहीं आ रही होती। पानी में कई देर तक वो इसी तरीके से डूबकर मदद मांगती रही। अच्छी बात हुई कि माइक नाम का वो बूढ़ा आदमी उस जगह पर पहुंच जाता है और स्टेला को कैसे भी करके बाहर निकालता है। स्टेला को जब ऊपर वाली सूखी जगह पर लाया गया तो वो ठीक से सांस नहीं ले रही थी। सभी लोगों ने उसे सीपीआर देना स्टार्ट किया, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी है। स्टेला तो बेचारी सांस नहीं ले रही थी, यानी वो मर चुकी है। सभी के चेहरे
पर एक निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उन्हें अपनी जान बचानी है, इसीलिए आगे बढ़ना ही होगा। उन्होंने स्टेला को वहीं पर छोड़ा और सीधा ऊपर की तरफ जाने लगे। डेल को यही विश्वास था कि ऊपर की तरफ जो पंखे लगाए गए हैं उनमें से वो कैसे भी बाहर निकल जाएंगे। वही एक आखिरी रास्ता है और वही उनकी आखिरी उम्मीद है। ऊपर की तरफ जाते हुए वो सब पूरे शिप का नजारा भी देख रहे थे कि उसकी हालत कितनी बुरी हो चुकी है। हर तरफ पानी और इंसानी डेड बॉडी। इतने सारे लोग मारे गए थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब डेल की ये पूरी टीम जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है और जिस रास्ते से वो बाहर निकलने वाले थे वो ठीक उनके सामने था, लेकिन वही प्रॉब्लम की बात होती है कि पूरी तरीके से वो पानी से ढका होता है। अगर कोई उस जगह से निकले तो भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि उस जगह से ओपनिंग एरिया काफी दूरी पर है। इतनी देर तक तो ऑक्सीजन के बिना सांस कोई भी रोक नहीं सकता। डेल एकदम से चौंक गया था, क्योंकि यही एक उपाय उसने सोचा होता है, पर इनमें से अब वो कुछ भी कर नहीं सकता। वो एकदम हताश हो चुका था कि अब वो सब मरने वाले हैं। बाकी सब भी जल्द से जल्द वहां से निकलते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। हर एक कोई अपना मुंह नीचे करके बैठा हुआ था और तभी रॉजर डेल के पास जाकर पूछता है। उसने कहा कि अगर हम और भी ज्यादा ऊपर की तरफ चले जाएं तो हो सकता है कोई और रास्ता निकल जाएगा, पर डेल कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसे इस तरीके के शिप की बनावट के बारे में पता है और अब तो लग रहा है कि वो सब एक एक करके मरने वाले हैं। रॉबर्ट सबसे पहले डेल को थैंक यू कह रहा था कि उसने इतनी सारी मदद की उन लोगों की, लेकिन अगर आज उनके नसीब में मरना लिखा है तो वो होकर ही रहेगा। उसमें उन्हें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। सभी इतने ज्यादा होपलेस हो चुके थे कि वो आगे निकलने का ट्राई भी नहीं करते। लेकिन तभी अचानक इंजन रूम में दिखाया गया कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका कई सारे शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था और वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो चुके थे। धमाका ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अचानक पता चला कि उसकी वजह से वो इमरजेंसी एरिया वाला इलाका खुल गया है। वहाँ पर जितना भी पानी जमा हुआ था वो नीचे की तरफ चला गया था, यानी अब वो पूरी तरीके से खाली है और कोई भी वहाँ से जा सकता है। डेल और रॉबर्ट को जब ये पता चला तो वो तुरंत ही सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि यही सेम रास्ता उन्हें उन पंखों की तरफ लेकर जाएगा जो शिप के निचले वाले हिस्सों पर मौजूद है। बिना देरी किए वो सभी को लेकर उस जगह पर आखिरकार पहुंच जाते हैं, बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स उनका पीछा छोड़ने के लिए मान ही नहीं रही थी। जिन पंखों से डेल ने प्लान बनाया था कि वो उस जगह से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस काम नहीं कर रहे हैं तो वो पंखे भी रुके रहेंगे, लेकिन किसी मल फंक्शनिंग की वजह से वो पंखे अभी भी घूम रहे होते हैं, वो भी इतनी ज्यादा तेजी से कि उसके पास जाना और उसे रोक पाना नामुमकिन लग रहा होता है। इनफैक्ट एक मोमेंट पर तो वो माइक नाम का बूढ़ा आदमी उसमें कटने वाला था, बट सभी ने सही समय पर उसे पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। अब बात यह है कि इन पंखों को रोका कैसे जाए। इन्हें रोके बिना ऑब्वियस बात है कि वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते, तो इसीलिए अब डेल और रॉबर्ट कुछ न कुछ ये प्लान करने लगे कि वो इसे कैसे रोके। रॉबर्ट को अब अचानक खोजने पर एक मैप मिल गया, जिसे अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद पता चला कि इन सारे पंखों के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर कंट्रोल रूम है। अगर वो उस जगह पर चले जाए और इन पंखों को बंद करने का बटन ढूंढ ले तो शायद ये बंद हो सकता है और वो यहाँ से निकल भी सकते हैं। रॉबर्ट ये सारी चीजें अपनी बेटी लूना के फ्रेंड को बता रहा होता है, लेकिन इसमें भी रिस्क है क्योंकि पानी पूरे फ्लोर पर भर चुका है। अंदर जाना मतलब उसे पूरे 5 मिनट के लिए सांस रोकनी होगी, जो बहुत मुश्किल काम है। रॉबर्ट को भी क्लियर था कि जो अगर नीचे जाएगा तो उसके बचने के चांसेस कम होंगे, तो इसीलिए अब काफी सोचने के बाद लूना का वो फ्रेंड कहता है कि आप नहीं, मैं जाऊंगा वहां पर। वो कितना खतरनाक जगह है आपको भी पता है। तो इसीलिए लूना के फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो उस कंट्रोल रूम में चला जाएगा पंखों को बंद करने के लिए। दोनों में डिबेट चलती रहती है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। लूना भी उस जगह पर पहुंच गई और वो अपने फ्रेंड को इतना रिस्क लेते हुए देखकर काफी रोने लगी, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो वहां चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन लूना का फ्रेंड उसे समझाता है कि किसी को तो ये करना ही होगा, तो इसीलिए वो चुना गया है और वो इसे कंप्लीट करेगा। अब यहाँ रॉबर्ट अपनी बेटी को रोता हुआ देख रहा था उस लड़के के लिए, यानी जरूर लूना उस लड़के को पसंद करती है। इसीलिए अपनी बेटी को दुख में ना होता हुआ देखकर रॉबर्ट खुद ही पानी में कूद जाता है, यानी वो अकेला चला गया है कंट्रोल रूम के अंदर उस बटन्स को बंद करने के लिए। दूसरी तरफ डेल उस लड़के को ढूंढ रहा था जो उस लेडी का बेटा होता है। उसे तो ठीक से तैरना भी नहीं आता, इसीलिए डेल काफी ज्यादा चिंतित होता है। दोनों ने कुछ देर तक वैसे ही छानबीन की और लिटरली उन्हें उसका बेटा मिल गया था। वो लेडी अपने बेटे को ऊपर की तरफ लेकर आई और डेल चाहता था कि पूरी टीम एक साथ रहे, ऐसे वो भटक जाएंगे और एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाएंगे। डेल भी जो सभी के साथ वहाँ मौजूद होता है वो नहीं समझ पा रहा था कि इन पंखों को बंद कैसे किया जाए। अगर वो कोई भी चीजें उस पंखे की तरफ फेंकते तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी हवा से वो पीछे हट जाते, और अब तो लग रहा था कि वो पूरी शिप डूबने वाली है।
पर यहाँ नीचे की तरफ रॉबर्ट जो पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ था वो उस बटन को ढूंढ रहा होता है ताकि पंखे बंद हो जाएं। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये हो गई कि धमाके के कारण वो बटन डिस्ट्रॉय हो गया था। इस तरीके से मैन्युअली उसे वो बंद नहीं कर सकता। इतनी देर तक पानी में रहने के कारण उसकी सांस भी फूलने लगी थी और रॉजर तो लगता है मरने ही वाला था। लेकिन अचानक उसकी नजर गई एक दूसरे बटन पर। अगर वो उल्टी डायरेक्शन में घुमा देंगे तो उसका प्रेशर बाहर की तरफ होगा, ना कि अंदर की तरफ। तो अब रॉबर्ट के अंदर जितनी भी हिम्मत बचती है उसने वो बटन आखिरकार दबा दिया, यानी अब पंखे की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बेचारे रॉबर्ट को बचाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था और वो डूब कर मारा गया। ऊपर की तरफ डेल और सभी लोग ट्राई कर रहे थे कि पंखे को बंद किया जाए, लेकिन तभी अचानक वो नोटिस करते हैं पंखे की डायरेक्शन अपोजिट होते हुए। लूना के फ्रेंड ने ये इंपॉर्टेंट बात डेल को बताई और डेल ने तुरंत ही प्लान बनाया कि हम उस पंखे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर कोई भी चीज उसकी तरफ फेंकी जाएगी तो उसके अंदर फंसने के कारण वो ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं और तुरंत ही एक सिलेंडर उसके अंदर फेंकते हैं। ऐसा करते ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और वो बड़ा सा पंखा घूमना ही बंद हो जाता है। लिटरली अब उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई दे रहा था और वो कोने पर आकर सीधा पानी में जंप लगा देते हैं। थोड़ी ही दूरी पर एक लाइफ बोट होती है जिसके अंदर सभी लोग बैठ गए, पर अब पता चला कि वो बड़ी सी क्रूज शिप उनके ऊपर ही गिरने वाली है। वो जरा हिस्सा जो ऊपर की तरफ था वो भी अब पानी में आ रहा है। इसीलिए अब डेल की टीम ने जल्द से जल्द चप्पू उठाया और अपनी लाइफ बोट को उससे दूर लेकर जाने लगे। अच्छी बात हुई कि बोट उनके ऊपर नहीं गिरती और वो काफी दूरी पर पहुंच गए। वहां मौजूद फ्लेयर गन को चलाने के बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया था और उन्हें अच्छी तरीके से बचाकर वापस लेकर चले गए। पर लेकिन इस दुर्घटना में कितने लोगों की जानें गई हैं ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।